हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी की टू सक्सेस क्लासेस नासिक। इन ऑनलाइन लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। होप सो आपको सभी टॉपिक समझ में आ रहे हैं। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो कमेंट करो। बच्चों, घर पे ही रहो, पढ़ाई करते रहो। और मैंने चैनल पे मैथ्स के भी लेक्चर्स डाले हैं, तो उनको भी देखो। मैथ्स की भी पढ़ाई करो, दोनों की पढ़ाई साथ साथ स्टार्ट कर दो। सो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आप घर बैठे पढ़ाई करो, क्योंकि आगे 12th के एग्ज़ाम्स बहुत ही जल्द रहेंगे। टाइम बहुत कम है आपके लिए। सो इट्स बेटर अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 15 एज़ पर न्यू सिलेबस। और आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, दैट इज़ द डैम्प्ड ऑसिलेशंस। लेकिन इसके पहले आप सभी लेक्चर्स ऑब्जर्व करोगे एज यूजुअल, उसके बाद ही ये लेक्चर देखो, तभी आपको समझ में आएगा। ये टोटली डिपेंड्स है सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये टॉपिक स्टडी करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, और वो वीडियो एक्सप्लेन भी करूँगी, उसके साथ साथ आपको समझ में आएगा। फिर आगे जाएंगे हम लोग। कुछ ऑब्ज़र्व करना है, कुछ कंक्लूड करना है, उसके बाद हम लोग ये टॉपिक स्टडी करेंगे। तो देखो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक स्प्रिंग लगाई है, और ये स्प्रिंग को एक ब्लॉक लगाया है। ये ब्लॉक का वेट नीचे की डायरेक्शन में रहेगा, और रेस्टोरिंग फोर्स टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये वाला जो है इस कलर में दिया हुआ, ये क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स है। ये वेट है। ये रिएक्शन ऑफ द टेबल है। ये रिएक्शन ऑफ द टेबल ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा, और ये टेबल की वजह से इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। ये एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लग रहा है, टेबल की वजह से इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। और यहाँ पे जो उन्होंने दिखाई है, दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग इस स्प्रिंग को ऑसिलेट करेंगे, ऑसिलेशन जब इसके स्टार्ट होंगे, तो ऑसिलेशन के साथ रेस्टोरिंग फोर्स भी उसके ऊपर एक्ट होगा, और यहाँ से ऑसिलेट होना स्टार्ट होगा। तो ऑसिलेशन के बाद क्या मिलेंगे, हमें ऐसी वेव्स मिलेंगी। जब मैं वीडियो प्ले करूँगी तब आपको दिखेगा ही, यहाँ से कुछ वेव्स ऐसे बाहर निकलने वाली है। तो आपको ऑब्ज़र्व क्या करना है, देखो जो वेव्स यहाँ से बाहर निकल रही है, जब ये ऑसिलेट होगा तो यहाँ से जो वेव्स बाहर निकलेगी, तो वो वेव्स का एम्पलीट्यूड आपको देखना है। टाइम के साथ साथ वो एम्पलीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी और इलास्टिक एनर्जी है, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रही है, टाइम के साथ साथ वो कैसे चेंज हो रही है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। तो अभी मैं वीडियो प्ले करती हूँ, तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। देखो हमने ऑसिलेशन स्टार्ट किए हैं। तो स्टार्टिंग में देखो, इनिशियली ऑसिलेशंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ का एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है। ये वेव यहाँ से निकल रही है, तो इसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है। इधर देखो, पहले काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, धीरे 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 वो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, और ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड भी कम हो रहा है। एम्पलीट्यूड कम हो रहा है क्योंकि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। अब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बहुत ही कम हो गई, एम्पलीट्यूड उससे भी और बहुत कम हो गया, और काइनेटिक एनर्जी देखो, ये काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो पे चली गई, क्योंकि यहाँ के पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कम हो गई, इसीलिए एम्पलीट्यूड कम हो गया। एम्पलीट्यूड कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो गई। ये काइनेटिक एनर्जी टोटली ज़ीरो हो गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, जो एक्सटर्नल फोर्स है, वो इंक्रीज़ हो रहा है, और ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से पार्टिकल का ऑसिलेशन बंद हो गया। देखो, मैं और एक बार आपको वीडियो दिखाती हूँ, सब लोग ध्यान से देखो। अभी आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना है समझ में आ गया है। आपको ऑब्जर्व करना है यहाँ के ऑसिलेशंस, और ये एनर्जी टाइम के साथ साथ कैसे चेंज होती है। देखो, अब ये ऑसिलेशन होना स्टार्ट होगा। ऑसिलेट होते होते देखो एनर्जी यहाँ पे कम हो रही है। ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड भी क्या हो रहा है, वेव का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा है। देखो, जैसे इसका ऑसिलेशन कम हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी कम हो रही है। इसको ठीक से ऑब्जर्व करते जाओ, एंड तक देखो। यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड देखो कितना कम हो गया वेव का।
क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ही कम हो गई और काइनेटिक एनर्जी तो ऑलमोस्ट ज़ीरो पे चली गई है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट ज़ीरो पे, ऑसिलेशन भी डायरेक्टली ज़ीरो पे मीन पोजीशन पे आ रहा है अभी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। देखो ऑलमोस्ट ऑसिलेशन ज़ीरो, एम्पलीट्यूड ज़ीरो। तो डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन अभी हमने देखा। आपने क्या देखा कि वहाँ पे एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग क्या होती है? सिंपल हार्मोनिक सिस्टम होती है। तो वो सिस्टम का जो ऑसिलेशन था वो क्या हो रहा है? ऑसिलेट्स हो रही थी स्प्रिंग, और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज़ हो रहा था। कैसे डिक्रीज़ हो रहा था? टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ हो रहा था। क्यों डिक्रीज़ हो रहा था? क्योंकि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा था, उसकी वजह से वो डिक्रीज़ हो रहा था। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। देखो, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस किसको कहते हैं? When a simple harmonic system oscillates with decreasing amplitude with time, its oscillation are called damped harmonic oscillations. So it's a very simple definition. जो आपने वीडियो में देखा वही मैंने theoretically इसको explain किया है. So it's very simple, आपको समझ में आया होगा, hope so. अब देखते हैं कि damping constant क्या होता है. तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा था, उस फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स जो हमने देखा स्प्रिंग के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा था, वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स। तो ये डैम्पिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से। मतलब डैम्पिंग फोर्स जितना बढ़ेगा, वो सिस्टम में हमने देखा था कि वहाँ पे एक स्प्रिंग लगाई थी और स्प्रिंग को एक ब्लॉक लगाया था। तो ये ब्लॉक का जो फोर्स रहेगा उसको हम बोलेंगे डैम्पिंग फोर्स ऑफ ऑसिलेशन, और इस ब्लॉक की ही वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेशन सिस्टम। तो ये जो ब्लॉक का डैम्पिंग फोर्स होता है वो अगर ज़्यादा रहा तो ब्लॉक की वेलोसिटी भी ज़्यादा रहेगी, ये अगर कम रहा तो ब्लॉक की वेलोसिटी भी कम रहेगी। इसका मतलब डैम्पिंग फोर्स जो है इसको हम डैम्पिंग फोर्स कहेंगे। डैम्पिंग फोर्स वेलोसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसका मीनिंग है। तो ये अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर मुझे ये साइन निकालना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, देन वी शुड टेक वन कांस्टेंट हियर। तो यहाँ पे हम लोग जब इसको इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट लेना ज़रूरी है, कांस्टेंट इनटू वेलोसिटी। सो एफ डी इज इक्वल टू, दैट कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय माइनस बी इंटू वी। तो ये b जो है यहाँ पे, इस b को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज डैम्पिंग कांस्टेंट। इस b को ही बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। और इसका निगेटिव साइन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? इसका निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि डैम्पिंग फोर्स शोज दैट डैम्पिंग फोर्स अपोजेस द मोशन। मतलब ये जो निगेटिव साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये मोशन को अपोज करने का काम कर रहा है, ये डैम्पिंग फोर्स, ऐसा उसका मीनिंग है। देखो मैंने क्या बताया आपको, डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम। देयरफॉर एफ डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू वेलोसिटी, एफ डी इज इक्वल टू माइनस बी इंटू वी। सो बी इज द डैम्पिंग कॉन्स्टेंट एंड निगेटिव साइन शोज दैट डैम्पिंग फोर्स अपोजेस द मोशन। अब देखते हैं डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला और उसका ऐसा यूनिट और उसका डायमेंशन क्या बनेगा। तो अभी मैंने आपको बोला एफ डी इज इक्वल टू होता है माइनस बी इंटू वी। तो ये बी एज इट इज़ रखो और एफ डी ये वी इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। ये निगेटिव साइन नहीं दिया तो भी चलेगा क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्शन शो नहीं करनी है। तो एफ डी अपॉन वी ऐसे फॉर्मूला बनेगा। तो इसके ऊपर से इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा? देखो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? एक्चुअली न्यूटन होता है, लेकिन दूसरे फॉर्म में अगर हम उसको लिखें मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास इंटू एक्सेलरेशन ये हो गया, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो इससे एक एक मीटर कैंसिल होगा, एक सेकेंड कैंसिल होगा, एक सेकेंड बचेगा। तो फॉर्मूला रहेगा किलोग्राम पर सेकेंड। ये एक सेकेंड बचा है, बाकी सब कैंसिल हो गए। तो ये एसआई यूनिट में है। और सीजीएस यूनिट में ये फॉर्मूला क्या बनेगा? सीजीएस यूनिट में हमें यूनिट मिलेगा किलोग्राम की जगह पे ग्राम, और सेकंड तो एज इट इज़ रहेगा कौन सी भी सिस्टम में हो। और इसका डायमेंशन क्या बनेगा? डायमेंशन किलोग्राम मतलब मास, मास का पावर कितना है? 1। यहाँ पे लेंथ का पावर कितना है?
0 और टाइम है, टाइम डिवाइड बाय है, मतलब टाइम का पावर कितना रहेगा -1। ओके, तो ये इसका डायमेंशन। ये हो गया डैम्पिंग कांस्टेंट FD/V, उसका SI यूनिट किलोग्राम पर सेकेंड, उसका CGS यूनिट ग्राम पर सेकेंड और उसका डायमेंशन M1L0T-1। अब हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अभी देखो इसमें सबसे पहले डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। एक ऐसा डिवाइस जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस परफॉर्म करता है उसको हम डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। मतलब टाइम के साथ साथ अपने एम्पलीट्यूड को डिक्रीज़ करता है, टाइम के साथ साथ धीरे 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 वो 0 पोजीशन पे आ जाता है, उसको हम डैम्प्ड ऑसिलेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे वही होगा। देखो हमने क्या, ये एक डैम्प्ड ऑसिलेटर है, जो हमने वीडियो में देखा वो भी एक डैम्प्ड ऑसिलेटर था। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, रिजिड सपोर्ट को एक स्प्रिंग लगा दी और ये स्प्रिंग को एक ब्लॉक लगा दिया। स्प्रिंग लगाई मतलब ये ऑसिलेटर बन गया अभी, है ना, ऑसिलेट होगा। तो इसको एक ब्लॉक लगा दिया और वो ब्लॉक को एक वेन लगा के उसको लिक्विड में छोड़ दिया। यहाँ बीकर में लिक्विड लिया और उसको लिक्विड में, वेन मतलब एक ऐसा क्या बोल सकते हैं हम, ऐसे मेटल का बना हुआ छोटा सा पार्ट, टुकड़ा हमने ले लिया और उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, उसको वेन बोलेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे फ़ैन का ब्लेड होता है उसी तरह एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसको ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया, उसको वेन बोलेंगे हम लोग। तो इसको कनेक्ट करने के बाद हम लोग इसको थोड़ा ऑसिलेट करेंगे, मतलब डिस्प्लेस करेंगे, तो ये ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन मूव होगा। तो जब ये अप एंड डाउन मूव होगा तो ये जो वेन है वो भी अप एंड डाउन मूव होगा। तो जब ये अप एंड डाउन मूव होगा तो आप ऑब्ज़र्व करोगे धीरे धीरे ये पानी थोड़ा गर्म, पानी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, पानी थोड़ा गर्म होगा। तो क्यों गर्म होगा आप बता सकते हैं? क्योंकि वेन जैसे ही ऑसिलेट होता है अप एंड डाउन, लिक्विड क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स ऐड करेगा, इस वेन के ऊपर लिक्विड अपोज करेगा इसकी मोशन को। लिक्विड एक्सर्ट्स अ फोर्स और वो जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स। जो लिक्विड अपोज कर रहा है उस मोशन को, उसको हम बोलेंगे ड्रैग फोर्स ऑन इट। तो टाइम के साथ साथ क्या होगा, ये ड्रैग फोर्स जो है, टाइम के साथ साथ इस ड्रैग फोर्स की वजह से इस ब्लॉक की जो एनर्जी है वो कम होती जाएगी। कैसे कम होगी हमने वीडियो में देखा। और उसके साथ साथ स्प्रिंग की भी एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी। स्प्रिंग की ऑसिलेट होना कम करेगी और उसकी वजह से क्या होगा, जो स्प्रिंग और ब्लॉक की एनर्जी थी वो एनर्जी अभी किस में कन्वर्ट हो गई, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड और वेन की। मतलब जो इनकी एनर्जी थी, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं हम उसको, जो ऑसिलेट हो रही थी वो धीरे धीरे ऑसिलेशन कम हो गया, मतलब एनर्जी कम हो गई। वो एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो गई, इसकी थर्मल एनर्जी में, क्योंकि पानी गर्म हो गया ना। इसका मतलब यहाँ पे इनकी मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो गया, थर्मल एनर्जी में हो गया। ऐसे हमने ऑब्ज़र्व किया। अभी इस डैम्प्ड ऑसिलेटर सिस्टम का यूज़ करके हमें क्या निकालना है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है डिफरेंशियल इक्वेशन। बस आपको थियोरी क्लियर हुई होगी, होप सो, समझ में आई होगी आपको थियोरी। तो मैं आगे उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालती हूँ। अभी देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये रिलेशन पढ़ा है क्या, कि जो डैम्प्ड फोर्स होता है वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अभी हमने फार्मूला देखा, FD = क्या होता है, -B/V। ये हो गया डैम्प्ड ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक। लेकिन स्प्रिंग भी क्या कर रही है, फोर्स ऐड कर रही है। स्प्रिंग का तो आपको फार्मूला पता ही है फोर्स का। तो स्प्रिंग का जो फोर्स का फार्मूला है वो क्या होता है, -KX होता है। K होता है यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट, ये ऑलरेडी हमने देखा। तो अभी यहाँ पे ये दोनों फॉर एग्जांपल इसको मैं देती हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो वेन है उसके ऊपर मास, ब्लॉक जो उसका, ये ब्लॉक का मास है ना, हम लोग m कंसीडर कर लेते पहले ही, क्योंकि आगे जाके आपको लगने वाला है। तो ये इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम है, ये दोनों फोर्स के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम कंसीडर करेंगे ही नहीं, सिर्फ ये दोनों फोर्स को हम कंसीडर करने वाले। तो इस ब्लॉक के ऊपर टोटल फोर्स कितना होगा, स्प्रिंग ने लगाया हुआ फोर्स ये भी होगा, प्लस उसका खुद का डैम्पिंग फोर्स वो भी होगा। तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स हम लोग F से डिनोट करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू हमें मिलेगा FD + FS। तो यहाँ पे हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज़ इक्वल टू FD फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से डाल दो। FD क्या है,
बी वी माइनस के एक्स, एफ एस का फार्मूला। ये दोनों को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, एम ए, ये माइनस इस साइड आके हो जाएगा प्लस बी वी प्लस के एक्स इज इक्वल टू हमें मिलेगा 0। अब देखो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डिफरेंशियल के फॉर्म में जो फार्मूला है वो आपको पता है ना। बताओ मुझे डेरिवेटिव के फॉर्म में फार्मूला, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, d2x/dt², बहुत बार यूज़ किया हमने। और वेलोसिटी का क्या होता है, dx/dt। तो ये दोनों फार्मूले इसमें डाल दो तो मुझे क्या मिलेगा, m इंटू d2x/dt² प्लस b एज इट इज़ रहेगा वेलोसिटी की जगह पे dx/dt प्लस ये kx एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0। तो ये जो इक्वेशन हमें मिला है इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो होप्स आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल लिया है। देखो क्या क्या, स्प्रिंग ली, ब्लॉक ली, उसको वेन से कनेक्ट करके लिक्विड में डाल दिया, लिक्विड ने उसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगाया। जब ऑसिलेशन स्टार्ट होगा, वेन अप एंड डाउन मूव होगा तो उसकी वजह से हीट एनर्जी क्रिएट होगी। तो इनकी जो एनर्जी है वो कम होती जाएगी। देखो ये एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, वापस वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। पानी गर्म हो रहा है मतलब थर्मल एनर्जी में उसका कन्वर्जन हो रहा है। तो इस ब्लॉक का मास हमने m लिया है, वही m यहाँ पे कंसिडर किया, उसका एक्सेलरेशन ऐसे डिनोट किया। और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमने डैम्पिंग फोर्स लिया, स्प्रिंग का फोर्स लिया, दोनों के फोर्स को कंसिडर करके फार्मूला बनाया टोटल फोर्स का। और टोटल फोर्स के फार्मूले में ये दोनों की इक्वेशन डाल दिए, एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव लिया, वेलोसिटी के डेरिवेटिव के फॉर्म में फार्मूला लिखा, और फिर वो फार्मूला डाल के जो फाइनल इक्वेशन हमें मिलेगा वो रहेगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब हमें देखना है इस डैम्पिंग ऑसिलेटर का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे होता है। तो हमें पता है हम लोग यहाँ पे लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे लेते हैं टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट में पहले होता है 0, उसके बाद होता है +a और नीचे होता है -a। तो हमें पता है इसका जो ग्राफ है ये टाइम के साथ साथ कम होते जाता है। तो हमने ऑब्ज़र्व किया स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, स्प्रिंग को नीचे खींचेंगे, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाएंगे। तो स्प्रिंग को सबसे पहले हम कहाँ लेके गए, एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाने के बाद स्प्रिंग ऑसिलेट होना स्टार्ट होगी, मतलब पहले इनिशियली उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा रहेगा, फिर मीन पोजीशन से नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसे ऑसिलेट होना स्टार्ट होगी स्प्रिंग, राइट। लेकिन पहले ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब पहले का ऑसिलेशन उसका सबसे ज़्यादा मिलेगा हमें, प्लस एक्सट्रीम टू माइनस एक्सट्रीम तक मिलेगा। लेकिन ऑसिलेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा। तो हमें पता है ना एक्सट्रीम पोजीशन पे हम लोग क्या फार्मूला लेते हैं, आपको पता होगा एक्स का फार्मूला। हम एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ से इधर जा रहा है, मैंने आपको बताया था, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के टॉपिक में हम यूज़ करने वाले। तो मीन पोजीशन से इधर गए तो क्या होता है a sin थीटा, और ये इधर गए तो क्या होता है a cos ओमेगा t + 5, राइट। तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि हम पहले एक्सट्रीम पे जाते हैं। पहले आप स्प्रिंग खींचोगे मीन पोजीशन से, फिर एक्सट्रीम पे जाओगे और फिर छोड़ दोगे, छोड़ने के बाद वो ऑसिलेट होना स्टार्ट करेगी। तो ऑसिलेशन जब होंगे उसके ऑसिलेशन ऐसे होंगे, तो मीन पोजीशन से खींचा, एक्सट्रीम पे लेके गए, फिर वो ऑसिलेट होके इधर जाएगी, फिर इधर आएगी। तो यहाँ पे उसका जो इनिशियल इक्वेशन क्या रहेगा, a cos ओमेगा t। तो स्प्रिंग यहाँ से नहीं स्टार्ट होगी, स्प्रिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, एम्पलीट्यूड यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला याद रखो आप लोग, a cos ओमेगा t आगे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से जब वो स्टार्ट होगी तो इनिशियली उसका ये एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा रहेगा, हमने वीडियो में देखा एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा। फिर क्या होगा, अब वो यहाँ तक नहीं जाएगा, स्प्रिंग थोड़े नीचे रहेगी और फिर वापस इधर भी कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, ऐसे धीरे धीरे आपने देखा। वापस वो वीडियो देख सकते हैं आप लोग। ऑसिलेशन धीरे धीरे क्या हो गए, 0 बन गए। मतलब यहाँ पे देखो और एम्पलीट्यूड क्या हो गया, धीरे 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 एम्पलीट्यूड क्या हो गया, कम हो गया। तो हमें ऐसे ग्राफ मिलेगा ऑसिलेशन का।
मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड इतना था, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम, फिर कम और कम और कम और कम और डायरेक्टली इनिशियल, मतलब स्प्रिंग अभी रुक गई है पूरी तरह। ऐसे ग्राफ हमें मिलेगा। ये हमें किसका ग्राफ मिला, ये हमें डैम्प्ड ऑसिलेशंस मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं, इन ऑसिलेशंस को हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। लेकिन अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस आपको कैसे मिलेंगे, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस में हमें, आपने देखा डायरेक्टली कहीं पे भी हमें एम्पलीट्यूड कम नहीं मिलता है, सभी जगह पे एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। मतलब स्प्रिंग का ऑसिलेशन, लेकिन ऐसे कभी होता नहीं, क्योंकि स्प्रिंग देखो कभी भी हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वहाँ डैम्प्ड ऑसिलेशंस ही है, क्योंकि एयर का जो ड्रैग फोर्स है वो कंटिन्यूसली स्प्रिंग के, अगर आप कोई भी लिक्विड मत रखो कुछ मत, लेकिन एयर उसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है। एयर की जो विस्कोसिटी है वो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करती ही है, तो वो ड्रैग फोर्स हमेशा एक्ट होते रहता है पार्टिकल्स के ऊपर। मतलब ऑसिलेशंस हमें कौन से मिलते हैं, हमेशा डैम्प्ड ऑसिलेशंस ही मिलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे ऑसिलेशंस कभी नहीं मिलेंगे, आपको हमेशा ऐसे ही ऑसिलेशंस मिलेंगे। ऐसे ऑसिलेशंस कब पॉसिबल है, जब वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट होते ही रहता है। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस ही हमें मिलते हैं। तो इसका ही फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी हमें देखना है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछा जाए तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रहेगा। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, यहाँ से एक लाइन खींच दो और ये ऑसिलेशंस धीरे धीरे उसके अकॉर्डिंग चेंज करते जाओ। मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा, फिर कम होते होते 0 पे आ गया। देखो अभी हम लोग देखने वाले हैं टाइम पीरियड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होता है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो सबको पता है, क्या है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, T = 2π/ω, ये फॉर्मूला है। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ डिफरेंस बताना चाहती हूँ। अनडैम्प्ड और डैम्प्ड का डिफरेंस क्या है। देखो अनडैम्प्ड का मतलब क्या, इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और डैम्प्ड का मतलब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स है मतलब उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज, क्योंकि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो x का फॉर्मूला है, x का कौन सा फॉर्मूला लेंगे हम लोग, एक्सट्रीम पोजीशन से, इधर नहीं, साइन A sin ω t नहीं, पहले आप उसको खींच रहे हो, मतलब आप फॉर्मूला क्या लोगे, A cos ω t + phi, ये फॉर्मूला लोगे आप लोग, ठीक। और यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, कांस्टेंट, तो आपने यही लिया। लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ हो रहा है। तो वो डिक्रीज़ का जो एक फैक्टर है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो चेंज हो रहा है तो ओमेगा भी चेंज होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला मिलेगा x का, वो क्या मिलेगा, a इंटू, यहाँ पे उन्होंने एक फैक्टर को मल्टीप्लाई किया है। कौन सा फैक्टर है वो, e⁻⁻ bt / 2m, ये फैक्टर यहाँ पे उन्होंने मल्टीप्लाई किया है। मतलब देखो यहाँ पे ये माइनस है, माइनस का मतलब क्या होता है, 1 / e⁻bt / 2m। देखो ये माइनस है, इसको ये ऊपर लेके गए तो ये माइनस बन जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा है। तो यहाँ पे t है, t मतलब टाइम, इसका मतलब क्या कि टाइम के साथ साथ ये जो वैल्यू है ये क्या हो रही है, कम हो रही है। माइनस है, इसका मतलब क्या, टाइम के साथ साथ ये वैल्यू कम हो रही है। ये वैल्यू कम हो रही है मतलब ये पूरा एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ऐसा उसका मीनिंग है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट, डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, x = a इंटू, ये डिक्रीजिंग फैक्टर हमें मल्टीप्लाई करना है, इंटू कॉस, यहाँ पे ओमेगा है, हमें लेना पड़ेगा, ये चेंज होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको हम ओमेगा डैश लेते हैं, वो क्या आएगी वो भी मैं आपको बताती हूँ, ω-t + phi, ये फॉर्मूला मिलेगा हमें x का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डैम्प्ड ऑसिलेशन में, ठीक है। तीसरा, यहाँ पे ओमेगा क्या होता है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में हमने देखा k / m, ω² = k/m, मतलब ओमेगा = क्या आएगा, √k / m। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओमेगा डैश है, तो ओमेगा डैश = यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू √ ये k/m तो एज इट इज़ रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे जो ये b / 2m है इसको हमें माइनस करना है, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है, धीरे धीरे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है।
टाइम के साथ साथ, ऐसा उसका मीनिंग है। तो ये जो फैक्टर है इसको हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी के k/m में से माइनस करके लिखना है। तो अभी देखो, अगर आपका ओमेगा डैश चेंज हो गया है, ओमेगा चेंज हो गया है, इसका मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है t इज़ इक्वल टू 2π/ ओमेगा डैश। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, t इज़ इक्वल टू 2π/ ओमेगा, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ओमेगा डालने के बाद 2π√, ये m ऊपर जाएगा मतलब m/k। ये फार्मूला ऑलरेडी हमने देखा है, ये टाइम पीरियड का फार्मूला मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 2π इंटू ओमेगा डैश डाल दो। ओमेगा डैश डालने के बाद डिवाइड बाय ओमेगा डैश लिखते हैं, 2π डिवाइड बाय ओमेगा डैश क्या है, k/m माइनस b डिवाइड बाई 2m ब्रैकेट स्क्वायर। ये फॉर्मूला मिला हमें टाइम पीरियड का। ओके, समझ में आया सबको? देखो, तो डैम्प्ड, अगर आपको पूछा जाए कि डैम्प्ड ऑसिलेशन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखो, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखोगे, t इज़ इक्वल टू 2π डिवाइड बाई ओमेगा डैश इज इक्वल टू 2π डिवाइड बाई k डिवाइड बाई m अंडर रूट माइनस b डिवाइड बाई 2m ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ ओमेगा डैश की ये वैल्यू हमने एज इट इज़ यहाँ पे डाल दी। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कैसे होता है। अनडैम्प्ड का मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो, डैम्प्ड का मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है वहाँ पे। देखो, ये हमारा लास्ट सेकेंड टॉपिक है। अभी सिर्फ लास्ट टॉपिक बचा है, वो होने के बाद मैं पूरे नोट्स आपको अपलोड करने वाली हूँ, पूरे चैप्टर के नोट्स अपलोड करने वाली हूँ। मैंने इसके पहले बोला था वीडियो बना के डालूँगी, बट सोचा कि पूरा चैप्टर ही डाल दूँ। पूरा चैप्टर में डालने वाली हूँ। ये पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद उसके फाइनल नोट्स आपको मैं दूंगी। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। डैम्प्ड ऑसिलेशन ठीक से पढ़ो। इसके ऊपर के जो क्वेश्चंस है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में दिए गए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।